Good morning, guys. I am Professor Harsh Kachalia. Today, here we are going to start with CA Final Law. As you must be aware, CA Final Law comprises of corporate law and allied laws. Corporate laws consists of 70 marks of your portion, and allied laws consists of 30 marks of your portion. 100 marks हो गया, बट पेपर आता है 120 मार्क का. मीनिंग योर कॉर्पोरेट लॉज गोज अबाउट टू 80 मार्क्स ऑफ योर पोर्शन एंड अलाइड लॉज जाता है अप टू 40 मार्क्स फ्रॉम योर पोर्शन. अब ध्यान से सुनना, ध्यान से. टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट लॉज, जो 80 मार्क्स के लिए अपन ने बोला, 80 मार्क्स के लिए विच कंप्राइजेज ऑफ ऑडली 17 चैप्टर्स, इस कॉर्पोरेट लॉ को अपन और दो पार्ट्स में तोड़ेंगे. व्हेन यू ब्रेक कॉर्पोरेट लॉ इनटू टू फर्दर पार्ट्स, एक बनेगा मेरा कॉर्पोरेट लॉ के बचे हुए टॉपिक्स एंड दूसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट चंक इन द कॉर्पोरेट लॉज, दैट इज योर डायरेक्टर्स. 3 चैप्टर, 3 नाम से तुम्हारे मॉड्यूल में, तुम्हारे स्टडी मटेरियल में डायरेक्टर्स दिया हुआ है. एक अपॉइंटमेंट, एक मैनेजरियल रेम्यूनरेशन और एक मीटिंग्स. ये 3 नाम से डायरेक्टर्स को बांटा हुआ है. इट इज नथिंग बट सेक्शन 149 टू 205 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. Clear एकदम. So for us, corporate and allied laws will be nothing but corporate laws divided in directors, remaining chapters of corporate law, and allied laws is nothing but your 10 chapters of allied laws comprising of 30 marks with option 40 marks. Okay. अब when you speak to your seniors, अपने जो धुरंधर सीनियर है उनसे बात करोगे, जो 3, 4, 5, 6 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस लेकर के बैठे हैं, उनसे अगर बात करोगे तो तुमको एक ही चीज़ पता चलेगा कि यार अलाइड लॉज खतरनाक है. 10 चैप्टर कोई पढ़ता है 30 मार्क के लिए? छोड़ दो अलाइड लॉज ऑप्शन में. ध्यान से दिमाग लगाओ. अगर तुम अलाइड लॉज छोड़ देते हो, इसका मतलब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन 7 आते हैं. 7 तुम क्वेश्चन 7 में एक ऑप्शन में रहता है, पूरा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अलाइड लॉज होता है तुम पूरा छोड़ रहे हो. विच मीन्स तुम ये कहना चाहते हो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक तुमको सब कुछ आता है. समझ में आ रहा है? एंड अलाइड लॉज जो तुमने छोड़ा है, तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप किया है. क्यों पता है? क्योंकि अलाइड लॉज 10 चैप्टर, इट इज ब्रेड एंड बटर. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट कंसेप्ट्स इन सीए फाइनल लॉ. भले 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर नाम के लिए, अदरवाइज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट कंसेप्ट्स इन योर सीए फाइनल लॉ. छोड़ने की तो सोचना भी मत. तुमने एग्जाम में, पेपर में तुमने अगर कोई कंसेप्ट, कोई टॉपिक को छोड़ दिया, बॉस अगला अटेम्प्ट पक्का है. ओके, डू नॉट लीव एनीथिंग इन ऑप्शन व्हेन यू आर डीलिंग विद सीए फाइनल. ओके, स्टार्टिंग विथ, अपन एक सोचते क्या स्टार्ट करें. अपन आज डायरेक्टर से स्टार्ट करते हैं. क्यों? अरे सेक्शन 149 से 205, 149 से लेकर के 205 तक पूरा का पूरा डायरेक्टर्स 30 मार्क के लिए आएगा. इतना सा खाली 149 टू 205 किया मीन्स यू आर सिक्योरिंग 25 टू 30 मार्क्स ऑफ योर पोर्शन. इमेजिन वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा. समझ रहे हैं? एंड उसके अलावा बाकी जो 14 ऑड चैप्टर्स है कॉर्पोरेट लॉ में, वो आते हैं रिमेनिंग 30, 35, 40 मार्क्स के लिए ऑडली. सो डायरेक्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपन डायरेक्टर से स्टार्ट करते हैं. चलो डायरेक्टर से स्टार्ट करें. टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट डायरेक्टर्स. सोचो तुम डायरेक्टर्स के बारे में क्या जानते हो. कौन होते हैं डायरेक्टर्स? डायरेक्टर का नाम सुना, दिमाग में मुकेश अंबानी आता है, और कोई नाम आएगा ही नहीं पहले. क्यों? पता है रिलायंस का डायरेक्टर है. तो और मुझे भी डायरेक्टर बनना है. मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता. तुमको डायरेक्टर बनना है. क्या तुम डायरेक्टर बन सकते हो किसी कंपनी में? क्या तुम डायरेक्टर बन सकते हो? खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो. क्या तुम किसी कंपनी में चाहो तो डायरेक्टर बन सकते हो? यस और नो. सिंपल. अगर वो बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? अगर वो बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ. मुझे भी डायरेक्टर बनना है. अब कैसे बनूँ डायरेक्टर? कुछ क्राइटेरिया होगा, कुछ प्रूफ चाहिए. प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड चलेगा? आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड है मेरे पास. पैन कार्ड भी नहीं. अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे पास WRO नंबर है, WRO नंबर, वो भी नहीं चलेगा क्या? मेंबरशिप नंबर दिया मेरे को सीए बनने के बाद, वो भी नहीं चलेगा. ध्यान से, मैंने आधार कार्ड का एग्जाम्पल लिया, पैन कार्ड का एग्जाम्पल लिया, अपना WRO नंबर का एग्जाम्पल लिया, मेंबरशिप नंबर का एग्जाम्पल लिया. ये जितने भी एग्जाम्पल लिए, यहाँ पर तुमको जो भी नंबर से दिए गए, तुम्हारा जो भी नंबर दिया, एक भी नंबर किसी 2 बंदे का रिपीट नहीं होगा. पैन नंबर किसी का सेम नहीं होता. आधार कार्ड पे जो नंबर है किसी का सेम नहीं होता.
समझ रहा है? मीनिंग एवरीवेयर आई हैव अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, समझ रहा है? एवरीवेयर इफ आई हैव अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो फिर ये प्रूफ चलना चाहिए टू बिकम अ डायरेक्टर। बट लॉ बोलता है ये प्रूफ नहीं चलेगा, तुझे डायरेक्टर बनना है तो डायरेक्टर वाला प्रूफ ला, डायरेक्टर बनना है तो डायरेक्टर वाला प्रूफ ला। इसका मतलब क्या होता है? व्हेन यू से डायरेक्टर बनना है तो डायरेक्टर वाला प्रूफ ला, इट मीन्स तू डायरेक्टर का अलग वाला आइडेंटिफिकेशन नंबर लेके आ, तू डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लेके आ, तू डिन लेकर के आ, डिन लेकर के आ। डिन बोले तो डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज योर डिन। सेक्शन 152 से स्टार्ट करते हैं अपन। सेक्शन 152 से, बहुत बड़ा है सेक्शन, देयर आर नियरली 5 to 6 पॉइंट्स इन द सेक्शन। अपन उसमें से एक पॉइंट निकाल लेते हैं, एक पॉइंट जो डिन होता है, डिन, एक पॉइंट अपन निकाल लेते हैं फ्रॉम 152 विच सेज अगर तुझे डायरेक्टर बनना है तो तेरे पास डिन होना चाहिए, अगर तुझे डायरेक्टर बनना है तो तेरे पास डिन होना चाहिए। चलो ओके, 152 ने बोला डिन होना चाहिए। अबे डिन होना चाहिए, आएगा किधर से, मिलेगा किधर से? स्टेशन पे बिकता है डिन, दुकान में मिलता है डिन, कैसे मिलेगा मेरे को डिन? जैसे ये सवाल आया 153 उठ करके बोलता है सिंपल लॉजिकल, तू अप्लाई कर तो तेरे को मिलेगा, तू सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर फॉर अ डिन। 153 ने बोला अगर तुझे डिन चाहिए तो अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द डिन। 153 के हिसाब से जब मैंने अप्लाई किया, उसके बाद विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, within a period of 1 month, central government will allot you the din, central government will allot you the din। पहले मैंने अप्लाई किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट किया 154 के हिसाब से। नाउ कमिंग टू 155 बोलता है देख 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 देख, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिन अलॉट किया। अबे तेरे जैसे कितने लोग हैं न जाने जो डिन के लिए अप्लाई करते हैं, तेरे जैसे कितने सारे लोग हैं जो डिन के लिए अप्लाई करते हैं। अब उसमें से कभी कभी ऐसा मिस्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हो जाता है, टेक्निकल एरर, कंप्यूटर एरर, कि डिन दे रहा था 2 डिन दे दिया गलती से किसी को। ओ शिट, 2 डिन। अब मेरे को तो मजा है, 2 डिन मतलब क्या, पहला डिन वापरने का, जितनी कंपनीज में डायरेक्टर बनना है बन जाने का, सब कंपनीज डुबा देने का। उसके बाद नवी गिल्ली नवो दाव, मीनिंग नया डिन लेके नए सिरे से स्टार्ट करो। नया डिन देते क्यों है पता है? डिन देते क्यों है? जब मैं किसी कंपनी में जाता हूँ, कंपनी मुझे डायरेक्टर बनना है, कंपनी मुझे डायरेक्टर बनना है, कंपनी वाला बोलता है अबे तेरा डिन दे पहले, यू गिव योर डिन, फिर कंपनी तेरा जो डिन है वो आरओसी में देगा, तेरा जो डिन है वो आरओसी में देगा, एंड देन आरओसी में से तेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवाएगा कि तू कैसा बंदा है, तूने आज से पहले कितनी कंपनीज में डायरेक्टर रह चुका है, तू कैसा बंदा है, तू आज से पहले कितनी कंपनीज में डायरेक्टर रह चुका है और कितनी कंपनीज को डुबा चुका है। समझ रहा है? ये पूरा तेरा डिटेल्स आरओसी के पास से कंपनी प्रिस्क्राइब्ड फीस भर करके लेके आएगा, पता करेगा तेरे बारे में, और फिर तेरे को बोलेगा कि भाई तू बराबर आदमी नहीं है, तू जिधर जिधर गया है वो कंपनी डूबा है, हम तुझे अपनी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बना सकते। बट यही चीज़ अगर मेरे पास 2 दिन हो, 2 दिन, या फिर मेरे एक ही दिन है बट मैं अप्लाई किया और मेरे को दूसरा दिन भी मिल गया, मैंने अप्लाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट से, दूसरा दिन भी मिल गया, मैंने अप्लाई क्यों किया? मेरे को ना ऐसा लगता था वास्तु के हिसाब से मेरे को जो फर्स्ट दिन दिया था ना वो ठीक नहीं था, वो दिन के नंबर्स ऐड करूँ ना तो मेरा बर्थ डेट नहीं बनता, तो इसलिए मेरे को लगा वो बकवास सा दिन है, इसलिए सब कंपनीज डूबता है। इसलिए मैं बोला यार नया दिन, न्यू दिन, चकाचक दिन, मस्त वाला दिन, अब नए सिरे से जिंदगी स्टार्ट करेंगे, नए सिरे से सारी कंपनीज में डायरेक्टर बन करके घूमेंगे। समझ रहा है? बट फ्रॉड हो गया ना, पुराना जो दिन था, भले तू बोलता है वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं था, तूने काम नहीं किया, वो कंपनीज डूबा, याद है वो कंपनी सब डूबा था अपना, यस, तूने काम नहीं किया वो सब कंपनीज डूब गया। अब तू नए दिन से काम करेगा, क्या भरोसा वापस कंपनीज नहीं डुबाएगा। समझ रहा है?
तो दैट इज वाई सेक्शन 155 स्लो मोशन में एंट्री मारता है, 155 स्लो मोशन में एंट्री मारता है, बोलता है तू कुछ भी कर ले, तूने 152 के हिसाब से बोला था डिन चाहिए, 153 के हिसाब से, 153 के हिसाब से तेरे को बोला था अप्लाई कर, 154 ने बोला सीजी विल अलॉट यू द डिन विद इन 1 मंथ फ्रॉम योर एप्लीकेशन। 155 स्लो मोशन में एंट्री मारते हुए आता है और कहता है there is a prohibition on obtaining and possessing more than one din। ध्यान से अपना साइड कैसे सेव किया है लॉ ने वो देखो, there is a prohibition on obtaining possessing more than one din। इसका मतलब होता है उन्होंने अगर गलती से तुमको डिन दिया, चाल से तुमने ऑब्टेन किया, तुमको पाप लगेगा, तुमने ऑब्टेन करके पोजेस करके रखा, तुमको पाप लगेगा। समझ रहे? मीनिंग वहां से अगर एक से ज्यादा डिन आता है, तुमको एक से ज्यादा अलॉट हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है गलती, उनसे गलती हो सकता है, बट तूने लिया क्यों? मीनिंग देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन ऑब्टेनिंग पोजेसिंग मोर देन वन डिन। ओके, अब 152 के हिसाब से, 153 के हिसाब से, 154 के हिसाब से, 155 के हिसाब से प्रोहिबिशन तक तो पहुंच गए। फिर सवाल आता है इतना मगजमारी मैंने किया क्यों? डिन आ गया, डिन का मैं करूं क्या? मेरे किस काम का डिन? फ्रेम बनाऊं डिन का? क्या काम में आएगा डिन? कुछ काम में नहीं आएगा। एक्ट खुद बोलता है तेरे कुछ काम में नहीं आएगा। तुझे जो डिन दिया तू कंपनी को इंटीमेट कर। हमने तुझे जो डिन दिया तू वो डिन कंपनी को इंटीमेट कर। जैसे तू वो डिन कंपनी को इंटीमेट करेगा विद इन 1 मंथ, कंपनी के भी कोई काम नहीं आएगा। 157 के हिसाब से कंपनी आरओसी को इंटीमेट करेगा। समझ? 156, 155 के बाद 156 के हिसाब से वो दिन तू कंपनी को इंटीमेट कर 1 महीने के अंदर, कंपनी के भी किसी काम का नहीं। कंपनी विद इन 15 डेज आरओसी को इंटीमेट करेगा। कंपनी 15 दिन में आरओसी को दे देगा। समझो समझो लॉजिक। अरे 156 के हिसाब से मुझे बोला 1 महीने में कंपनी को इंटीमेट कर। 157 के हिसाब से बोला कंपनी विल इंटीमेट आरओसी विद इन नेक्स्ट 15 डेज। मुझे 1 मंथ, आरओसी को 15 डेज। ऐसा भेदभाव क्यों? मुझे 1 मंथ दिया इंटीमेट करने को, आरओसी को 15 डेज ही दिया। ऐसा भेदभाव क्यों? ये डाउट आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, तब समझ में आएगा। यू आर लर्निंग लॉ। अपन रट्टा मारने नहीं बैठे यहाँ पे। समझ रहे? ये बुक में लिखा है, हर बुक में लिखा है, हर ऑथर की बुक में लिखा है, हर स्टडी मटेरियल में लिखा है। यहाँ पे 1 मंथ है, इधर 15 डेज है, ये 1 मंथ है, इधर 15 डेज है। अबे लेकिन मजा तो तब आएगा जब मैं ये सोचने का ट्राई करूँ कि ये 1 मंथ क्यों है और ये 15 डेज क्यों है। समझ रहा है? सो 156 के हिसाब से बोला तू कंपनी को दे दे विद इन 1 मंथ, और 157 ने बोला कंपनी आरओसी को दे देगा विद इन 15 डेज। बट ऐसा क्यों? लॉजिकली समझो। ये कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं अपन? कंपनीज एक्ट 2013। मीनिंग अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 अगर पढ़ रहा हूं तो कंपनीज एक्ट 2013 के जितने भी प्रोविजंस है, ये सारे प्रोविजंस एक इंडिविजुअल पे ज्यादा स्ट्रिंजेंट होंगे या फिर खुद कंपनीज एक्ट पे ज्यादा स्ट्रिंजेंट होंगे? ज्यादा स्ट्रिक्ट किस पे रहेगा प्रोविजंस? एक्ट के ऊपर या इंडिविजुअल्स के ऊपर? समझ रहे हैं? When you talk about Companies Act 2013, it always aims at keeping the act on its toes. Meaning Companies Act ने कंपनी को बोला कंपनी तू कंपनीज एक्ट फॉलो करता है, कंपनी पे लगता है कंपनीज एक्ट। लॉजिकल। कंपनी को बोला कंपनी तू कंपनीज एक्ट फॉलो करता है, यू हैव टू बी ऑन योर टोज व्हेन यू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। दैट इज वाई कंपनी तुझे दिए जाते हैं 15 दिन का वक्त। तुझे करना क्या है? तुझे तो एक ही डायरेक्टर एक टाइम पे अपना डिन दे रहा है, तुझे वही डिन आरओसी को इंटीमेट करना है। वेयरएज उस डायरेक्टर को 1 महीना क्यों दिया? उस डायरेक्टर के पास तो 20 कंपनीज है, 20 कंपनीज जिधर वो बंदा डायरेक्टर बनेगा। 20 कंपनीज में वो बंदा डायरेक्टर बनेगा। 20 कंपनीज को इंटीमेट करना है, तो अगर 20 कंपनीज को इंटीमेट करने का रहा तो वैसे केस में उसको थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझ रहा है? दैट इज वाई इंडिविजुअल को दिए 30 डेज, कंपनी को दिए 15 डेज टू इंटीमेट टू आरओसी। 15 डेज में कंपनी ने आरओसी को इंटीमेट कर दिया। अगर
अगर कंपनी 15 डेज में आरओसी को इंटीमेट करने में कोई पाप्स कर देता है, तो वैसे केस में कंपनी पर लगेगा पेनल्टी। अगेन एक नया प्रोविजन बताता हूं। कंपनीज एक्ट 1956 जब था तब इट वाज सेड कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे लगेगा पेनल्टी ऑफ सो एंड सो रुपीज, इम्प्रिजनमेंट ऑफ सो एंड सो टर्म। लॉजिकली कंपनी जेल में जा सकता है क्या? कंपनी को जेल में रख सकते हो क्या? कॉमन सील को उठा करके कॉमन सील को जेल में रखूं, कॉमन सील को उठा करके कॉमन सील को जेल में रखूं तो मैं बोल सकता हूं कंपनी जेल में जा सकता है। समझ में आ रहा है? दैट इज वाई कंपनीज एक्ट 2013 जब आया तब मस्त गर्मा गर्म अमेंडमेंट लेके आया, नथिंग एल्स बट जितना भी पेनल्टीज है कंपनी के लिए अलग, ऑफिसर इन डिफॉल्ट बोले तो ओआईडी के लिए अलग, कंपनी के लिए अलग एंड ओआईडी के लिए अलग, सारा का सारा पेनल्टीज अब इस तरह से बाइफरकेट हो गया। 157 के हिसाब से कंपनी हैड टू इंटीमेट टू आरओसी, 157 के हिसाब से कंपनी हैड टू इंटीमेट टू आरओसी। अगर कंपनी ने आरओसी को 15 डेज में इंटीमेट करने में कोई पाप्स कर दिया तो लगेगी पेनल्टी। कंपनी पे लगेगी पेनल्टी ₹25,000 to 1 लाख। ओआईडी ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे लगेगी पेनल्टी ₹25,000 to 1 लाख। बस ध्यान में इतना ही रखना है, बीच में और नहीं है, और नहीं, इट इज एन एंड। कंपनी अपना पेनल्टी भरेगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट अपना पेनल्टी भरेगा, दोनों अपना अपना पेनल्टी भरेंगे, इधर जुगाड़ करने का कोई चांस नहीं है। देन कमिंग टू 158 बोलता है डायरेक्टर मस्ट फर्निश his dean wherever he signs in the capacity of director। ध्यान से, a director must furnish his dean wherever he signs in the capacity of director। मतलब मैं अगर अपने बच्चे को iPhone 6 दिलाऊं और उसको बोलूं जा बेटा चेक फाड़ के देता हूं 50,000 रुपए का, जा iPhone 6 लेके आ, वो चेक के पीछे अपना डीन लिखूं? इज इट रिक्वायर्ड? That check for iPhone 6 I am giving in a personal capacity, but at the same time वही चेक मैं अगर अपने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज में बांटता हूं, जाओ iPhone 6 लेके आओ, वैसे केस में अपने सारे एम्प्लॉयज को जो मैंने चेक दिया है iPhone 6 लाने के लिए, दैट इज इन डायरेक्टर वाला कैपेसिटी, in director wala capacity। that is why a director must furnish his dean wherever he signs in the capacity of director। coming to 159 stands for, याद है 152 ने बोला था अपने थोड़ा छोटा सा टुकड़ा लिया था उसमें से कि डीन होना चाहिए, डायरेक्टर बनना है तो। 155 याद है, 155 एक से ज्यादा डीन नहीं रखने का। 156 का डायरेक्टर शुड इंटीमेट द कंपनी। 152, 155, 156 में से कोई भी टाइप का पाप्स कर दो, 152, 155, 156 में से कोई भी टाइप का पाप्स कर दो तो तुमको लगेगी पेनल्टी अंडर 159। पेनल्टी अंडर 159 सेज ओआईडी पे पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months, यहां पर फाइन अप टू ₹50,000 प्लस ₹500 per day until which your default continues। ओके, सो एक बार क्विक रिकैप सेक्शन 152 से 159 अपन ने किया, 152 से 159। 152 ने बोला डिन होना चाहिए, 153 ने बोला अप्लाई कर सीजी को तो डिन मिलेगा, 154 ने बोला सीजी को अप्लाई किया तो डिन मिलेगा, कब मिलेगा? सीजी विल अलॉट यू द डिन विद इन 1 month। 155 ने बोला अलॉट किया तो किया, बट देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन ऑब्टेनिंग possessing more than 1 din। there is a prohibition on obtaining possessing more than 1 din। फिर आते 156 पे, तू रख के क्या करेगा डिन? कंपनी को इंटीमेट कर विद इन 1 month। कंपनी भी रख के क्या करेगा डिन? कंपनी को बोल आरओसी को इंटीमेट करने विद इन 15 डेज। नहीं किया कंपनी ने आरओसी को इंटीमेट, नहीं किया अगर कंपनी ने आरओसी को इंटीमेट तो पाप्स लगेगा किसको? कंपनी को, ओआईडी को। कंपनी को 25,000 to 1 लाख, ओआईडी को 25,000 to 1 लाख। 158 के हिसाब से फर्निश योर डीन वेर एवर यू साइन इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, बरोबर। एंड 159 के हिसाब से पेनल्टी क्या था? इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। ओआईडी पे पेनल्टी इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। इम्प्रिजनमेंट कितना? अप टू 6 months, और फाइन अप टू ₹50,000 प्लस ₹500 until which the default continues। क्लियर? ओके।
अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते वी गो टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन। अपन देते हैं 167। सुना है 167? 167 टॉक्स अबाउट आवू। यू नो व्हाट इज आवू? आवू मीन्स ऑटोमेटिक वेकेशन ऑफ ऑफिस, AVOO, automatic vacation of office, meaning section 167 talks about vacation of office. 167 talks about vacation of office. समझो, here we are trying to discuss ऐसे कौन कौन से circumstances है जब मने ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ऐसे कौन कौन से circumstances है जब मने ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, एक कहानी सुनाता हूं। कहानी लेते अपन मिस्टर एक्स की कहानी लेते हैं। मिस्टर एक्स मेरी कंपनी में डायरेक्टर थे। मेरी कंपनी मस्त चकाचक ढिंचा एक बड़ा वाला सॉलिड वाला कंपनी। माय कंपनी इज लोकेटेड एट अहमदाबाद, मोदी जी के गांव में, अहमदाबाद में मेरा मस्त कंपनी चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, मस्त चल रहा है। बट एक्स इज अ डायरेक्टर इन माय कंपनी एंड कुछ ऐसा हो जाता है कि एक्स डिस्क्वालीफाई हो जाता है। You know disqualification comes under section 164 of the Companies Act 2013. 164 अट्रैक्ट हो जाता है। मेरी अहमदाबाद में जो कंपनी है वहाँ से यह एक्स डिस्क्वालीफाई हो जाता है। एक्स मेरी कंपनी से डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसको सदमा लगता है। ओ शिट, एक्स को सदमा लगता है। होता क्या है, एक्स को सदमा लग गया, अब सदमा तो दूर करना पड़ेगा। डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन से तो बाहर आना पड़ेगा। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए एक्स बैंकॉक चले जाता है, मसाज करवाता है, फ्रेश होता है, मजे करता है। बट डिप्रेशन से बाहर आते आते उसको 12 महीने लग जाते हैं। ओ शिट, उसको डिप्रेशन से बाहर आते आते 12 महीने लग जाते हैं। बैंकॉक में 12 महीने रह करके आता है। उस दरमियान एक्स भूल गया खाली मेरी अकेले की कंपनी नहीं थी अहमदाबाद वाली जिधर वो डायरेक्टर था, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज थी जिधर वो डायरेक्टर था। ध्यान से, बाकी कंपनीज को शक हुआ ये 12 महीने से गायब है। 12 महीने तक ना इसने अपनी शक्ल दिखाई, ना एक भी दिन कंपनी में आया, ना कोई मीटिंग अटेंड करी। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो ढूंढना पड़ेगा। कुछ तो गड़बड़ है, पता करते हैं क्या गड़बड़ है। समझो, उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो पता चला चेन्नई में उसका एक दोस्त रहता था जिसके साथ उसने कोई ट्रांजैक्शन करवाया। हो सकता है उसका कुछ इंटरेस्ट था उस ट्रांजैक्शन में। चेन्नई में अपने दोस्त के साथ कोई ट्रांजैक्शन करवाया, हो सकता है कुछ इंटरेस्ट हो सकता है उसका कोई ट्रांजैक्शन में, बट पता नहीं, शायद कुछ इंटरेस्ट था उस पर्टिकुलर बंदे के साथ जहां पर चेन्नई में उसने कंपनी का ट्रांजैक्शन करवाया। अब समझते, वो ट्रांजैक्शन करवाया, कंपनीज को डाउट, कंपनीज ने उसको ढूंढ करके दिल्ली में उसे एक पब में लेके गए, पब में ले जा करके उसको खिलाया पिलाया मजा करवाया। एंड आफ्टर दैट उससे पूछा, अब बता मिस्टर एक्स, तूने 12 महीने से गायब था, उससे पहले चेन्नई में एक बंदे के साथ कोई ट्रांजैक्शन करवाया। मिस्टर एक्स, क्या उस बंदे के साथ तेरा कोई लेना देना है? क्या तुझे उस बंदे में कुछ इंटरेस्ट है? क्या उस ट्रांजैक्शन में तेरा कोई इंटरेस्ट था? 184 टाइम्स पूछा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 184 टाइम्स पूछा, तेरा कोई इंटरेस्ट था? मना कर दिया। मिस्टर एक्स ने साफ मना कर दिया, नहीं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। हमने प्यार से पूछा, चिल्ला के पूछा, हर तरह से पूछा, मिस्टर एक्स ने मना कर दिया। 184 टाइम्स बंदे ने मना किया, कैपेसिटी है बॉस। 184 टाइम्स मना कर दिया, नहीं उस बंदे में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसी वक्त पब में सन्नाटा हो जाता है और एक अनाउंसमेंट होता है यूरोपियन कोर्ट का। उस पब में एक अनाउंसमेंट होता है कि मिस्टर एक्स, आज के बाद आपको कोर्ट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के हिसाब से सारे कंपनीज की डायरेक्टरशिप से निकाल दिया जाता है। कोर्ट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के हिसाब से आज के बाद आपको सारी कंपनीज के डायरेक्टरशिप से निकाल दिया जाता है। मिस्टर एक्स टेंशन में अब क्या करूं, डिप्रेशन, वापस समझ नहीं आ रहा है। इसी दरमियान बाजू में एक बंदा बैठा था, न जाने कौन था, सटैक करके बजा दी उस बंदे को,
चमाट मार दी। इंडियन होता तो ठीक था, वो सामने 2 बजाता, बट वो इंडियन नहीं था, वो फ्रेंच बंदा था। वो फ्रेंच बंदा था, वो चले गया फ्रांस, उसने जा करके कंप्लेंट कर दी मिस्टर एक्स के खिलाफ। मिस्टर एक्स को फ्रांस में जेल में लेके गए चमाट मारने के जुर्म में चमाट मारने के जुर्म में इनको उठा करके जेल में लेके गए और वहां पे उनको 6 महीने से ज्यादा रखा। अब समझो, इंडियन गवर्नमेंट एकदम टेंशन में, ये बंदा आदमी है कि क्या है, कितने झोल करेगा। सबसे पहले तो अहमदाबाद में डिस्क्वालीफाई हुआ, उसके बाद कितना डिप्रेशन की बैंकॉक गया 12 महीने तक रहने के लिए, 12 महीने के लिए बैंकॉक में रहा। उस दरमियान एक तो हमको पता चला उसने चेन्नई में कोई तो ट्रांजैक्शन किया अपने पहचान वाले अपने दोस्त के साथ। दिल्ली में याद है वो पब में हमको खिलाया पिलाया नचाया मजा करवाया और पूछा 184 टाइम्स पूछा था, बट एक भी बार उसने हाँ नहीं बोला। उसी दरमियान यूरोप की कोर्ट भी उससे तंग आ गई। यूरोपियन कोर्ट ने बोल दिया भाई, यूरोपियन कोर्ट के हिसाब से आज के बाद तू डायरेक्टर नहीं रह सकता। इसमें भी उसका दिमाग खराब, किसी को भी बजा दी। वो बंदा फ्रेंच निकला, ये जेल में जाके आया फ्रांस में। ये बंदा इंडिया का नाक कटवा के रहेगा, ये बंदा इंडिया का नाक कटवा के रहेगा। एक काम करते, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में बुलाते। हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, यू नो वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट? वो गलत नोशन है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में नहीं है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट गोवा में, सुप्रीम कोर्ट गोवा में कलंगुट बीच सुना है? बस वो बीच के बीचों बीच सुप्रीम कोर्ट खड़ा है अपना। ऐसा पिक्चर इमेजिन करो, सुप्रीम कोर्ट गोवा में कलंगुट बीच के बीचों बीच में खड़ा है। अब उस कोर्ट में इनको बुलाया और इनको बोला, देखो मिस्टर एक्स, आपने आज तक जितने भी पाप्स किए हम आपसे तंग आ चुके। आपने इंडिया का जितना नाम डुबोना था डुबो दिया। आज के बाद इस एक्ट का एक भी प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। आज के बाद इस एक्ट का एक भी प्रोविजन आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। समझे मिस्टर एक्स? गेट आउट। इसका इम्पैक्ट कैसा आया समझो। इसका इम्पैक्ट कुछ ऐसा आया कि गोवा में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये पनिशमेंट दिया मिस्टर एक्स को, इसका इम्पैक्ट कुछ ऐसा आया कि सारी की सारी होल्डिंग्स, सारी की सारी सब्सिडरीज, सारी की सारी होल्डिंग्स एंड सब्सिडरीज जहां पर वो डायरेक्टर थे, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग डायरेक्टर इन दैट कंपनी, सब कंपनीज में डिस्क्वालीफाई हो गए। समझ में आया? एक क्विक रिकैप लेते हैं अपन स्टोरी का फटाफट। अहमदाबाद में मेरी कंपनी थी जहां पर 164 के हिसाब से डिस्क्वालीफाई हो गया, तो बैंकॉक चला गया डिप्रेशन दूर करने बैंकॉक 12 महीने बैंकॉक में रहा। उस दरमियान हमको पता चला चेन्नई में किसी दोस्त के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया, तो हम उसको दिल्ली में लेके गए, खिलाया पिलाया मजा करवाया एंड उसको 184 टाइम्स पूछा, उसने डिस्क्लोज नहीं किया। उसी वक्त यूरोपियन कोर्ट से एक अनाउंसमेंट हुआ। क्या हुआ? कोर्ट ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। और कोर्ट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के हिसाब से वो सारी कंपनी से डिस्क्वालीफाइड है। उसी दरमियान उसने एक बंदे को चमाट बजा दी। वो बंदा इंडियन तो था नहीं, फ्रेंच का बंदा था, फ्रांस का बंदा था। उसको जेल में लेके गया, उधर जेल में 6 महीने से ज्यादा जेल में रखा। अपना सुप्रीम कोर्ट टेंशन में गोवा में सुप्रीम कोर्ट में गोवा में बुलाया और फिर उसको पनिशमेंट दे दी। पनिशमेंट क्या दी? इस एक्ट का एक भी प्रोविजन आज से तेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ अपन ने यह सेक्शन के जो सब सेक्शन है उसको क्लॉज वाइज याद रखा है। समझो कैसे। वी आर डूइंग सेक्शन 167 वेकेशन ऑफ ऑफिस। वेकेशन ऑफ ऑफिस का सब सेक्शन 1, what are the reasons where a person is required to vacate his office? What are the reasons where a person is required to vacate his office? इसमें है सब सेक्शन क्लॉज A B C D E F G H। ध्यान से A B C D E F G H। A for अहमदाबाद, B for Bangkok, C for चेन्नई, D for Delhi, E for Europe, F for France, G for Goa and H for holding and subsidiaries। समझ में आया? सबसे पहला रीजन फॉर वेकेशन ऑफ ऑफिस, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164 अहमदाबाद, याद है? दूसरा रीजन बैंकॉक गया था, 12 महीने से ज्यादा रहा था। एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग्स ऑफ द कंपनी फॉर 12 मंथ्स और मोर विथ और विदाउट लीव। चेन्नई, किसी के साथ कोई इंटरेस्टेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया, 184 तुम्हारा दिल्ली 184 अट्रैक्ट हो जाता है, मीनिंग डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट नहीं किया फॉर एंटरिंग इनटू सच ट्रांजैक्शन। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 184 अट्रैक्ट हो गया तो तुमको वेकेशन ऑफ ऑफिस करना पड़ेगा। 5th यूरोप कोर्ट का अनाउंसमेंट, याद है क्या? कोर्ट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ गया, भाया तो डिस्क्वालीफाइड, तो फिर भाया तेरा गेम ओवर, तू डिस्क्वालीफाइड। 6th फ्रेंच आदमी को चमाट मारा, जेल में लेके गए। और चमाट मारना इज व्हाट?
It is an offense involving moral turpitude. Doing any offense involving moral turpitude and imprisonment for more than equal to 6 months, you have to automatically vacate your office. उसके बदले हमारा गवर्नमेंट तंग आ गया, उसको गोवा में बुलाया, गोवा में बुला के सुप्रीम कोर्ट में पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, गोवा में इस एक्ट का हर प्रोविजन से हम तुझे मुक्त करते हैं. समझ में आया. एंड इसका वर्च्यू एच क्लॉज, होल्डिंग एंड सब्सिडरी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी से भी तू मुक्त किया जाएगा बिकॉज मेन कंपनी से तुझे निकाल दिया जा चुका है. क्लियर एकदम. ओके, दिस वाज 167 सबसेक्शन 1. सो आफ्टर 167 सबसेक्शन 1 का A B C D E F and G, we go to 167 का सबसेक्शन 2 which says 167 सबसेक्शन 1 में ऐसे कौन कौन से रीजन है जहां पर तुमको अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा, ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा. समझा. 167 के हिसाब से तुमने अपना ऑफिस वेकेट करने में कोई पाप्स कर दिया, ऑफिस वेकेट नहीं किया, तो 162 अट्रैक्ट होगा. 162 अट्रैक्ट होगा. 162 कहता है कि हम लगाएंगे तुम्हारे ऊपर जोर से पेनल्टी. पेनल्टी क्या लगेगा, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन लगेगी तुमको इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन रुपीज 1 लाख to 5 लाख, मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 5 लाख, और बोथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन रुपीज 1 लाख to 5 लाख और बोथ. समझा. अरे सोचो कभी ऐसा कुछ हो गया कि मेरा जो कंपनी है, मेरी जो कंपनी है इसमें मेरे जितने भी डायरेक्टर्स है सबको एक साथ 167 अट्रैक्ट हो गया. किसी को अहमदाबाद अट्रैक्ट हुआ, किसी का बैंकॉक अट्रैक्ट हुआ, किसी का चेन्नई अट्रैक्ट हुआ, किसी का दिल्ली अट्रैक्ट हुआ, किसी का यूरोप अट्रैक्ट हुआ. समझ रहे. अब मेरी कंपनी में जितने भी बंदे सबको 167, सारे डायरेक्टर्स को 167 अट्रैक्ट हो गया, पूरा ऑफिस खाली. अब क्या करें, पूरा ऑफिस खाली, बट कंपनी तो चलाना पड़ेगा. कंपनी चलाना पड़ेगा तो क्या करें, कंपनी कैसे चलाए हम. ऐसे केस में पप्पा विल कम टू योर रेस्क्यू. पप्पा मतलब योर CG, दैट इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट विल कम टू द रेस्क्यू ऑफ दिस कंपनी एंड पप्पा विल से डियर कंपनी तुम टेंशन मत लो. अगर ऐसा कुछ होता है 167 सारे डायरेक्टर्स पे अट्रैक्ट हो जाता है, सब ऑफिस खाली कर देते हैं, तो वो वाले केस में हम एज सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे लिए कुछ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देंगे. हम एज सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे लिए कुछ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देंगे एंड ये बंदे तुम्हारी कंपनी में डायरेक्टर रहेंगे जब तक तुम्हारी कंपनी का मीटिंग नहीं आ जाता. कौन सा वाला, जनरल वाला मीटिंग. क्यों, जनरल मीटिंग में कंपनी के शेयर होल्डर्स आएंगे. शेयर होल्डर्स कौन है, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. जनरल मीटिंग में कंपनी के शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. और एक बार वो आ गए फिर क्या टेंशन, फिर वो लोग जिसको अपॉइंट करना हो करे, हमको क्या करना है. समझ रहे. दैट इज वाई इट इज सेड कि एक बार अगर सारे खाली हो गए, सब कुछ खाली हो गया, सारे डायरेक्टर 167 के हिसाब से चले गए, वेकेट करके खाली चले गए, in that case central government will come to the rescue and central government will appoint the requisite number of directors and then उनका टर्म रहेगा जब तक मीटिंग नहीं हो जाता. ओके. इनके अलावा एक लास्ट पॉइंट की बात करें इस सेक्शन में, इट सेज एक प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी सुन के याद आता है, प्राइवेट कंपनी मतलब सोचो एक मेरा इंडियन रेलवेज, एक मेट्रो, रिलायंस मेट्रो इन मुंबई. बेटर सर्विस किसका है, रिलायंस मेट्रो का. ज्यादा क्लीनलीनेस कहाँ पे, रिलायंस मेट्रो में. रीजन क्या है, पैसा भी तो ज्यादा लेते हैं. समझ में आ रहा है. मीनिंग जब अपन प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनीज ऑलवेज स्ट्राइव फॉर बेटर क्वालिटी. ऑब्वियसली दे चार्ज बेटर मनी, मोर मनी. समझ में आ रहा है. सो ऐसे केस में बोला है कि प्राइवेट कंपनीज चाहे अपने डायरेक्टर्स के पास, अपने डायरेक्टर्स के ऊपर कोई एक्स्ट्रा कंडीशंस लगा सकता है, कोई एक्स्ट्रा कंडीशंस इंपोज कर सकता है कि ऐसा कोई एक्स्ट्रा कंडीशन, ये एक्स्ट्रा कंडीशन अगर ऐसा वाला भी कोई कंडीशन अट्रैक्ट हो गया तो भी तुमको ऑटोमेटिक वेकेशन ऑफिस. अगर कोई ऐसा कंडीशन अट्रैक्ट हो गया तो भी तुमको ऑटोमेटिक वेकेशन ऑफिस. मीनिंग A B C D E F G को छोड़ करके एक्स्ट्रा कंडीशन प्राइवेट कंपनी चाहे तो लगा सकता है अपने डायरेक्टर्स के ऊपर. एकदम क्लियर. दैट ब्रिंग्स यू टू द एंड ऑफ सेक्शन 167. ओके. अब अपन जाते हैं अगले सेक्शन पे. याद है अपन ने बोला था डायरेक्टर्स आता है अराउंड 25 to 30 मार्क्स इन योर कंपनीज एक्ट, जिसमें अपन ने बोला था इट कंप्राइजेज ऑफ सेक्शन 149 टू सेक्शन 205. बरोबर. अब समझो ध्यान से, अपन ने स्टार्ट किया 152 से 159 तक, कंसेप्ट समझ में आया.
167 एक वेकेशन ऑफ ऑफिस क्या होता है वो समझ में आया, क्लियर। अब अपन एक्चुअली स्टार्ट करते हैं 149 पे, द बेस द फर्स्ट सेक्शन उसके ऊपर आता है 149 पे। समझो 149 क्या बोलता है। सेक्शन 149 सेज कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी में डायरेक्टर्स होने चाहिए। इंग्लिश में बोलता हूँ, इंग्लिश में, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऐसा 149 बोलता है, समझो ना। 149 की जब बात करेंगे, यू कैन नोट इट डाउन, देयर आर 6 पॉइंट्स टू रिमेंबर इन 149। एक आएगा मेरा मिनिमम डायरेक्टर, एक आएगा मेरा मैक्सिमम डायरेक्टर, एक आएगा रेजिडेंट डायरेक्टर, एक आएगा वुमन डायरेक्टर, एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट आएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। समझ रहा है। सो 149 में ये 5-6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स है जो अपने को एम्फेसाइज करके पढ़ने। स्टार्ट करते हैं अपन अबाउट 149। 149 में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अबाउट मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। समझो, टॉकिंग अबाउट मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मेरा कंपनी कितने डायरेक्टर होने चाहिए, डिपेंड करता है कौन सा कंपनी। कौन सा कंपनी का मतलब प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी या 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी क्या पता है, ये पहले नहीं था। कंपनीज एक्ट 2013 जब आया तब गर्मा गर्म अमेंडमेंट लाया। गर्मा गर्म अमेंडमेंट क्या लाया, 1 पर्सन कंपनी को लेके आया। समझ में आ रहा है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट एक कंपनी की बात करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, सिंपल याद रखना, सिंपल 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3 for a public company, 2 for a private company and 1 for OPC, बोले तो 1 person company। समझ में आ रहा है। ओके, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, मैक्सिमम में नो भेदभाव, नो भेदभाव। 3 to 1 था मिनिमम, 3 to 1, मैक्सिमम में नो भेदभाव। बोले तो 15 डायरेक्टर्स, तू पब्लिक हो, तू प्राइवेट हो, तू ओपीसी हो, आम्हाला फरक पड़त नाही। मीन्स इट डज नॉट मैटर टू अस व्हाट काइंड ऑफ अ कंपनी यू आर। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स कोई भी टाइप का कंपनी हो रख सकते हैं, कुछ भी है। ऐसा कोई लॉ बनाता है क्या मैक्सिमम 15 डायरेक्टर? मेरी कंपनी को मैं जानता हूं कि लॉ जानता है। मुझे अपनी कंपनी में एक्स्ट्रा डायरेक्टर रखने, 15 डायरेक्टर बहुत कम है हमारे लिए, 15 डायरेक्टर बहुत कम है हमारे लिए, मेरे को एक्स्ट्रा डायरेक्टर्स रखने, तो मैं नहीं रखूँ। हु इज लॉ टू डिसाइड, समझ रहा है। सो एक चीज हमेशा याद रखना, ये लॉ में जो प्रोविजन बनते हैं ना, ये आम आदमी के लिए बनते हैं, जनरल में प्रोविजंस बनते हैं। जनरल में लॉ के सारे प्रोविजंस एकदम जनरल में होते हैं। मीनिंग फॉर एवरी प्रोविजन देयर हैज टू बी सर्टेन एक्सेप्शन। समझा, एक्सेप्शन। जैसे कि अपना केस पकड़ते हैं, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं कंपनी में, मुझे अपनी कंपनी में एक्स्ट्रा रखने, तो रखना। तेरे को अपनी कंपनी में एक्स्ट्रा रखने तो एक्स्ट्रा रख। फॉर एवरी एक्स्ट्रा डायरेक्टर दैट यू अपॉइंट, अपने ओनर्स ऑफ द कंपनी को पूछ, शेयर होल्डर्स को पूछ, SR बोले तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर एंड रख डायरेक्टर। चेंज बताओ, चेंज। पुराना जो एक्ट था ना 1956, वहां पर फॉर एडिशनली मेरे को एक्स्ट्रा जो भी डायरेक्टर रखने थे उनके लिए 1956 के हिसाब से वो एक्स्ट्रा वालों के लिए मुझे पप्पा बोले तो CG का परमिशन लेना पड़ता था। बट नाउ ऐसा नहीं है। नाउ द लाइफ हैज बीन मेड वेरी इजी बिकॉज लॉजिकली सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है मेरे को लाइफ में और कोई काम धंधा नहीं है क्या, सीधी सी बात है। तुम्हारा कंपनी, तुम जानो अपनी कंपनी को, तुमको एक्स्ट्रा डायरेक्टर रखना है, पूछ अपने ओनर्स को, तेरे शेयर होल्डर्स को पूछ। तेरे शेयर होल्डर्स बोलते हैं रख तो रख, शेयर होल्डर्स बोलते हैं मत रख तो गो टू बाय ऑयल। समझ में आया, समझो। मीनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने, 15। एक्स्ट्रा चाहिए तो कितना पर डायरेक्टर, SR पास करो और रखते जाओ एक्स्ट्रा। समझ में आया। ओके, मिनिमम 3 to 1, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। फिर एक कंसेप्ट पे आते हैं, द कंसेप्ट अबाउट अ रेजिडेंट डायरेक्टर। सुना है वर्ड रेजिडेंट? रेजिडेंट क्या होता है? हाँ, डायरेक्ट टैक्स में सुना होगा। रेजिडेंट मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल 182 डेज से ज्यादा जो इंडिया में रहा, बरोबर, वो हमारा इस साल के लिए रेजिडेंट माना जाता है। When I am talking about Companies Act 2013, I do not mean anything with respect to your Income Tax Act. Okay, Companies Act 2013 बोलता है same more than 182 days in the preceding, ध्यान से दिमाग खोलो, कान खुले, दिमाग खोलो, 182 days से more in the preceding calendar year,
इन द प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर अगर तू इंडिया में रहा है तो करंट ईयर के लिए मैं मानूंगा कि तू इंडिया का रेजिडेंट है। प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर में 182 डेज से ज्यादा तू इंडिया में रहा तो मैं मानूंगा तू इंडिया का इस साल के लिए रेजिडेंट है। समझो, थर्ड प्रोविजन बोलता है इस पर्टिकुलर सेक्शन का कि तू कोई भी टाइप का कंपनी हो, एक डायरेक्टर तो कम से कम इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। क्यों? इट इज इजी टू ट्रेस। एक बंदा जो इतने टाइम से इंडिया में रहा है, पिछले 182 डेज से ज्यादा अगर उसने इंडिया में बिताए, मतलब उस बंदे को अगर कोई भाग भी जावे तो मुझे उसको ट्रेस करने में आसानी होगी। समझ रहे? ध्यान से, व्हेन वी टॉक अबाउट रेजिडेंसी it has no connection with citizenship of any person. For example, वसीम अकरम, नाम सुना है वसीम अकरम? he is a resident of India. क्यों? हर साल 6 महीने से ज्यादा इंडिया में ही पड़े रहता है। समझ में आ रहा है? सो दैट इज वाई वी कैन से ही इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब हर एक कंपनी में एक रेजिडेंट होना चाहिए। इंडिया का सिटीजन हो चाल से, सिटीजन नहीं हो चाल से, हमको फर्क पड़ता नहीं सिटीजनशिप से, रेजिडेंट होना चाहिए। ओके फिर एक कंसेप्ट पे आते हैं, कंसेप्ट अबाउट वुमेन डायरेक्टर्स। याद है एक जमाने में किसी ने तो अर्नब गोस्वामी अंकल के साथ बहुत जोरों से चर्चा की थी, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। कोई भी सवाल वुमेन एम्पावरमेंट, हर एक सवाल का एक ही जवाब, वुमेन एम्पावरमेंट। यू नो व्हाट इट, यू नो, सोच लो, वी वोंट टेक एनी नेम्स हियर। ओके एनीवेज, ही वाज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी, आई एम श्योर पता चली गया होगा किसकी बात कर रहे हैं अपन। बट एनीवेज, वहीं से कंपनीज एक्ट 2013 को भी लगा लेट्स डू सम वुमेन एम्पावरमेंट, और फिर 149 में एक सब क्लॉज, एक सब सेक्शन डाल दिया ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन डायरेक्टर्स कोई भी कंपनी हो, कैसे कैसे कितने कितने वुमेन डायरेक्टर्स होने चाहिए, लेट्स एनालाइज ध्यान से, आराम से। वुमेन डायरेक्टर्स नया कंसेप्ट है, कॉन्सेंट्रेट करना। वुमेन डायरेक्टर्स अगेन टॉकिंग अबाउट कौन से टाइप का कंपनी, पब्लिक, प्राइवेट, 1 पर्सन कंपनी? नहीं, 1 पर्सन कंपनी, इतना छोटा सा कंपनी 1 पर्सन, उसमें भी मैं बोलूँ कंपलसरी वुमेन डायरेक्टर तो कहेगा 1 पर्सन, दैट इज आउटराइट उसको इधर से निकाल दिया हमने। 1 पर्सन कंपनी को आउटराइट इधर से निकाल दिया, तो बचा मेरे पास पब्लिक, प्राइवेट। पब्लिक के ऊपर डबल क्लिक करो तो खुलेगा लिस्टेड, अनलिस्टेड, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। टॉकिंग अबाउट अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी। ध्यान से, एक लिस्टेड कंपनी की बात करें, लिस्टेड कंपनी मतलब वो कंपनी जो पब्लिक के पास जा चुका है, मतलब बहुत सारे शेयर होल्डर्स है। तो ये जो लिस्टेड कंपनी है इसमें एटलीस्ट 1 वुमन डायरेक्टर तो होनी ही चाहिए, एटलीस्ट 1 वुमन डायरेक्टर तो होनी ही चाहिए। फिर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, टॉकिंग अबाउट एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 1 वुमन डायरेक्टर होनी ही चाहिए इफ प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। व्हाट आर द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस? समझो, प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी योर पेड अप शेयर कैपिटल, योर टर्नओवर। क्या होएगा? पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर। टॉकिंग अबाउट पेड अप शेयर कैपिटल, इधर पेड अप शेयर कैपिटल कितना? ग्रेटर देन इक्वल टू 100 crores, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 crores। इधर टर्नओवर पे आओ, टर्नओवर कितना? ग्रेटर देन इक्वल टू 300 crores। समझ रहे? जब पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 100 crores, टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 300 crores, इफ दिस कंडीशंस आर satisfied then woman director is compulsory, एटलीस्ट 1। मेरे को ज्यादा रखनी है तो तेरे को परवड़े तो रख, नहीं परवड़े तो रख। क्यों? 100 crores, 300 crores बड़े बड़े अमाउंट है, याद रखने के लिए भी से तेरे को परवड़े तो रख, क्योंकि आगे जितने भी ऐसे लिमिट्स आएंगे अपने सब जगह पे 10 crore, 100 crore, 50 crore यही अमाउंट में खेलना है। 100, 300 ऐसा घड़ी नहीं आता, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट अब प्राइवेट कंपनी की क्या बात करनी है, नॉट दिस पर्टिकुलर पोर्शन, दिस पर्टिकुलर सब सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी। ओके, प्राइवेट कंपनी छोटा सा 2 मेंबर भी स्टार्ट कर सकते हैं, कंपनी बंद कर 2 मेंबर भी स्टार्ट कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी। अब वैसे केस में भी 2 मेंबर में बोलूँ कंपलसरी एक वुमन रख तो बोलेगा क्या फायदा? समझ रहे? सो दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी। बट टॉकिंग अबाउट लिस्टेड अनलिस्टेड, लिस्टेड ऑलवेज, अनलिस्टेड में 2 कंडीशन, दोनों में से कोई भी एक और वाला कंडीशन है। और कौन सा? इंग्लिश वाला OR वाला और। ओके, और वाला कंडीशन दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाइड तो एक वुमन डायरेक्टर
रखनी पड़ेगी। ओके, फिर आते हैं अपन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ध्यान से सुनना अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। पहले तो कौन सी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, ऐसा कौन सा कंपनीज है जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। अगेन सेम चीज, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिखा, लिस्टेड, अनलिस्टेड, प्राइवेट, लिस्टेड, अनलिस्टेड एंड प्राइवेट। ध्यान से, लिस्टेड कंपनी एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ योर टोटल स्ट्रेंथ शुड बी योर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ योर टोटल स्ट्रेंथ शुड बी योर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अनलिस्टेड की बात कर रहा हूं, अनलिस्टेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिनिमम टू सब्जेक्ट टू 3 कंडीशंस। ध्यान से, अनलिस्टेड में मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड सब्जेक्ट टू 3 कंडीशंस। 3 कंडीशंस क्या हो सकता है, बोला मैं अपन ने पहले भी बोला एक बार, पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर, एंड तीसरा आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिपॉजिट, डिवेंचर्स, जैसा कोई तुम्हारा पैसा पेएबल पड़ा है तो वो चेक करना है। पेड अप शेयर कैपिटल कितना, पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़। टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़। याद रखना, जिंदगी भर आगे जितने भी बार जब तक मैं चेंज करना है ना बोलूं, जब तक मैं ना बोलूं कि चेंज करना है, जब तक चेंज ना कराऊं तब तक पेड अप शेयर कैपिटल विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़, टर्नओवर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ एंड आउटस्टैंडिंग लोन्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोला है, ध्यान देना, ग्रेटर देन ₹50 करोड़। समझ में आया? 10, 100, 50, 3 कंडीशंस, इसमें से कोई भी एक और वाला कंडीशन है, तीनों कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो एटलीस्ट मिनिमम 2 ID इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना अनिवार्य होगा। समझ में आया? आगे प्राइवेट कंपनी जाऊ दे रहे, नॉट एप्लीकेबल टू द प्राइवेट कंपनी अगेन। ओके, समझो अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में अपन ने बोला पहले तो क्राइटेरिया, लिस्टेड, अनलिस्टेड, प्राइवेट। समझ में आया? ओके, दूसरा सवाल, हु कैन अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हु कैन बिकम रादर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हु कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए, बराबर, कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए। तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो अपने को इधर समझना है। समझो, हु कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक की बनाते हैं, की। ओके, रिमेंबर द की, पहला आई, दूजा एम, रुस्तम, मस्त मूवी आने वाला है रुस्तम पावरी, याद रखना, बस उसी से याद रखना है अपने को, रुस्तम ऑफ वेन, VEN वेन, IM रुस्तम ऑफ वेन, IM रुस्तम ऑफ वेन, VEN वेन। ओके, आई पे क्लिक करो, आई पे क्लिक करोगे तो नीचे खुलेगा, इंटीग्रिटी वाला बंदा होना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा आदमी जो इंटीग्रिटी वाला आदमी है, कोई भी ऐसा आदमी जो इंटीग्रिटी वाला आदमी है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। फिर एम पे क्लिक करो तो 2 आइटम खुलता है, एम पे क्लिक करो तो 2 आइटम खुलता है, दोनों आइटम मॉनिटरी, दूसरा मॉनिटरी, पहला मॉनिटरी, दूसरा मॉनिटरी। ध्यान से, मॉनिटरी M1, अब तुम अपना स्टडी मटेरियल अगर उठा करके देखोगे उसमें वर्ड मॉनिटरी शायद ना मिले, तो उसमें तुमको वर्ड मिलेगा पेक्यूइनरी। पेक्यूइनरी मीन्स मॉनिटरी, द वर्ड्स आर डिफरेंट, द फीलिंग्स आर सेम, रिश्ता वही, सोच नहीं। समझ में आया मीनिंग? ओके, मॉनिटरी, मॉनिटरी 1, मॉनिटरी 2, मॉनिटरी दोनों को समझने का ट्राई करो। पहला मॉनिटरी मीन्स मेरा उस कंपनी के साथ, मेरा उस कंपनी के साथ कोई भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, अगर है तो मैं उस कंपनी में आईडी नहीं बन सकता। दूसरा वाला मॉनिटरी, समझो, दूसरा वाला मॉनिटरी स्टैंड्स फॉर मेरे किसी रिलेटिव का उस कंपनी में कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो मैं उस कंपनी में आईडी नहीं बन सकता। ओके, ध्यान से इधर, पहले मेरा उस कंपनी में कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। समझो, अरे ऐसे कैसे प्रोविजन डाल सकते हो, मेरा उस कंपनी में मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। मेरे घर पे फॉर एग्जांपल रिलायंस का इलेक्ट्रिसिटी आता है, यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? हाँ, मेरे घर पे रिलायंस का इलेक्ट्रिसिटी आता है, मुझे रिलायंस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, क्या मैं बन सकता हूँ?
लॉजिकली हर महीने मेरा मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होता है रिलायंस कंपनी के साथ, हर महीने मेरा मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होता है रिलायंस कंपनी के साथ, और हर महीने मैं उसको कुछ पैसे देता हूँ, वो मुझे कुछ सर्विस देता है, मैं उसको कुछ पैसे देता हूँ, वो मुझे कुछ सर्विस देता है। नाउ क्या मैं उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ? लॉजिकली यस और नो, सोच के बोलना। ऑब्वियसली बन सकता हूँ, क्यों नहीं बन सकता? रिलायंस जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, क्या मुझे अकेले को प्रोवाइड करता है? नहीं, पूरे देश को प्रोवाइड करता है। रिलायंस जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, मेरे घर पे जो बिल आता है, क्या उसमें -10% डिस्काउंट लिख करके आता है? नहीं, जो सबको आता है वही मेरे को भी आता है। समझ में आ रहा है? मीनिंग कुछ नया कर रहा है वो मेरे लिए। इज रिलायंस डूइंग एनीथिंग न्यू फॉर मी? नोप्स, कुछ भी नया नहीं है मेरे लिए। इसका मतलब एनी ट्रांजैक्शन, ध्यान से, एनी ट्रांजैक्शन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, in normal course of business, in normal course of business, in ordinary course of business, at arm's length price, at arm's length price in ordinary course of business हुआ तो चाल से। समझा? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन एट आर्म्स लेंथ प्राइस और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर होता है तो चाल से, अदरवाइज ना चाल से। समझ में आया? फिर आते हैं अपन M2 पे। M2 की बात करते हैं। M2 मतलब रिलेटिव, मेरे रिलेटिव का, मेरे किसी रिलेटिव का उस कंपनी के साथ कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। समझो, मेरा कोई रिलेटिव का मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझना, इधर मेरे किसी रिलेटिव का, अपन ने बोला मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। हुआ ऐसा, मेरी कंपनी में बोर्ड मीटिंग है, मेरी कंपनी में एक बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग हो रहा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सब मस्त बैठे। अब अगर तुमको कोई बोर्ड मीटिंग का पिक्चर याद करो, जब एक बोर्ड मीटिंग, राउंड टेबल का मतलब टेबल पे ऊपर जितने डायरेक्टर्स बैठे हैं, हर चेयर के सामने एक नोटपैड होता है। देखो, यू कैन सी इट इन द पिक्चर, हर टेबल पे एक नोटपैड है, नोटपैड, पानी का बॉटल ये रहता है हर टेबल पे। हुआ ऐसा, हमारी मीटिंग में 4-5 चेयर्स के सामने ये चीज़ मिसिंग थी, ये चीज़ मिसिंग थी। अब उस मीटिंग में मुझे आईडी अपॉइंट करना या नहीं, इसके ऊपर डिसीजन लेना था, बट ये कुछ चीज़ें मिसिंग थी। कंपनी का एमडी आया, एमडी ने बोला व्हाट इज दिस, फटाफट जाओ, नीचे जाओ, स्टेशनरी का दुकान है अपने इधर, फटाफट स्टेशनरी लेकर के आओ और इधर सामान रखो। प्यून गया, नीचे से स्टेशनरी लाया एंड उसने सारा स्टेशनरी टेबल पर सजा दिया। मैं बैठा टेबल पे, मैंने स्टेशनरी, नोटपैड हाथ में लिया, पेन हाथ में लिया, यार ये तो कुछ देखा ओहो, देखा ये तो मेरे भाई का स्टेशनरी है। मैंने डायरेक्टर को पूछा तुम लाए किधर से? बोले इधर ही नीचे से, हमारे बिल्डिंग में नीचे ही दुकान है उधर से। मैं बोला ओ शिट। बोले क्या हुआ? तुम मेरे भाई के दुकान से स्टेशनरी लाए हो, मीनिंग तुमने मॉनिटरी ट्रांजैक्शन कर लिया मेरे रिलेटिव के साथ। ध्यान से, तुमने मेरे भाई के साथ, मेरे रिलेटिव के साथ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन किया, मतलब अब मैं तुम्हारी कंपनी में आईडी नहीं बन सकता। ओ शिट। लगता है ऐसा कुछ? लॉजिकली क्या होना चाहिए? पहली चीज, डायरेक्टली ये प्रोविजन मानना गलत है। मीनिंग अगर ये ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या आर्म्स लेंथ प्राइस पे हुआ है तो चाल से, इट मींस मेरा भाई जो स्टेशनरी बनाता है खाली तुम्हारे लिए बनाता है क्या? नहीं, बना करके पूरी दुनिया को देता है। मेरा भाई जो स्टेशनरी बनाता है, एक नोटपैड 10 रुपए में बेचता है, तुमको 8 रुपए में दिया क्या? नहीं, सबको 10 में देता है, तुमको भी 10 में दिया, वो अपना धंधा कर रहा है। समझा? मीनिंग अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है तो चाल से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, सो एज वी सेड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म्स लेंथ प्राइस पे हुआ तो चाल से, रिलेटिव के साथ भी चाल से, मेरे साथ भी चाल से। अगेन रिलेटिव के साथ चाल से ठीक है, बट लॉजिकली सोचो, लॉजिकली अगर रिलेटिव के साथ चाल से अपन ने बोला, बट कुछ लिमिट देना चाहिए, ऐसे नहीं लग रहा है इसमें। क्योंकि 1 रुपए का भी अगर ट्रांजैक्शन किया मेरे रिलेटिव के साथ, 1 रुपए का भी अगर ट्रांजैक्शन किया मेरे रिलेटिव के साथ, तो तुम तो बोल दोगे यार, जैसे उसने अगर शेयर्स खरीद लिए कंपनी के, मेरे रिलेटिव ने अगर कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। अब शेयर्स खरीदना बिजनेस नहीं है उसका, शेयर्स खरीदना एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदा, बट शेयर्स खरीदे मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या है? बिजनेस तो है ही नहीं वो, आर्म्स लेंथ प्राइस का तो सवाल ही नहीं आता यहाँ पे।
इसलिए यहाँ पर बोला वी गिव सम लिमिट, वी शुड गिव सम लिमिट इन केस ऑफ रिलेटिव्स। रिलेटिव्स के केस में एक लिमिट देना चाहिए, तो क्या लिमिट देना चाहिए? सिंपल सा लिमिट दिया है 2% ऑफ योर ग्रॉस टर्नओवर और टोटल रेवेन्यू, जो भी नाम से बोलना है, 2% ऑफ योर ग्रॉस टर्नओवर और टोटल रेवेन्यू और ₹50 lakhs, ₹50 lakhs विच एवर इज लेस। समझ रहे? 2% ऑफ योर ग्रॉस टर्नओवर और टोटल रेवेन्यू और ₹50 lakhs विच एवर इज लेस। इस लिमिट तक अगर रिलेटिव के साथ कोई ट्रांजैक्शन होता है तो चाल से देर इज नो प्रॉब्लम। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। समझो, आई हो गया, एम हो गया, रिलेटिव की बात करते हैं। आर फॉर रुस्तम, रुस्तम की बात कर रहे हैं। रुस्तम मीन्स, रुस्तम का आर पता है, दैट आर स्टैंड्स फॉर रिलेटेड। रिलेटेड मतलब मैं, आई should not be related to the company, I should not be related to the company। इसका मतलब I who wants to become an independent director, I an individual who wants to become an independent director should not be a promoter director employee of the company, should not be a promoter of the company। इतना ही नहीं, I should not be related to the company, थोड़ा past tense में चलो, past tense में I should not have been a director of the company either। समझा? आई शुड नॉट हैव बीन अ रिलेटिव ऑफ द कंपनी आइदर। समझा? मीनिंग मेरा उस कंपनी के साथ आज या पिछला पास्ट में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। आई एम रुस्तम ऑफ, ऑफ का ओ पकड़ते, ओ तो हर स्टूडेंट का फेवरेट है, हर स्टूडेंट का रामबाण है। ओ मतलब अदर्स एज मे बी स्पेसिफाइड, एनी अदर कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड मतलब रामबाण बोले तो ओ। अब समझो, एफ स्टैंड्स फॉर फर्म। फर्म दो टाइप का फर्म, ऑडिट फर्म, लीगल कंसल्टेंसी फर्म। ध्यान से, ऑडिट फर्म, लीगल कंसल्टेंसी फर्म। व्हेन यू टॉक अबाउट एन ऑडिट फर्म, यहां पर मेरे पास 3 टाइप का फर्म्स आता है। एक सीए फर्म, दूसरा सीएस फर्म, तीसरा सीडब्ल्यूए का फर्म। कोई भी टाइप का ऑडिट फर्म हो, सब इंक्लूडेड है। व्हेन यू टॉक अबाउट लीगल कंसल्टेंसी फर्म, कोई भी फर्म जिससे तुमने कोई लीगल कंसल्टेंसी लिया है वो लीगल कंसल्टेंसी फर्म। लीगल कंसल्टेंसी फर्म पे साइड पे रखते हैं, थोड़ा बाद में आते हैं, पहले इस पे आते हैं, ऑडिट फर्म। ओके, ऑडिट फर्म्स कोई भी टाइप का फर्म। इस पर्टिकुलर ऑडिट फर्म का पार्टनर, प्रोप्राइटर या एम्प्लॉय, इस पर्टिकुलर ऑडिट फर्म का पार्टनर, प्रोप्राइटर या एम्प्लॉय मेरी कंपनी में आईडी नहीं बन सकता इफ I have done any transaction with such audit firm in the preceding 3 years। समझा? नाउ कॉपी करने का, कॉपी इसको साइड पे डाला मैंने, लीगल कंसल्टेंसी फर्म को पिक्चर में लाते हैं, लीगल कंसल्टेंसी फर्म को पिक्चर में लाके इसको पेस्ट कर देने का। मीनिंग फर्स्ट कंडीशन एज इट इज, इस लीगल कंसल्टेंसी फर्म का भी प्रोप्राइटर, पार्टनर या एम्प्लॉय कैन नॉट बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन माई कंपनी इफ मेरी कंपनी ने उसके साथ पिछले 3 साल में कोई भी ट्रांजैक्शन किया होगा तो। लीगल कंसल्टेंसी फर्म में एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन है, दूसरा कंडीशन सुनो फॉर द लीगल कंसल्टेंसी फर्म विच सेज ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन किया तुमने लीगल कंसल्टेंसी फर्म के, हाँ उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू की बात करता है। ट्रांजैक्शन वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 10% of the total revenue of the legal consultancy firm। मीनिंग ट्रांजैक्शन जो लीगल कंसल्टेंसी फर्म ने कंपनी के साथ किया है तो कंपनी ने उसको लीगल कंसल्टेंसी फीस दिया होगा, जितना भी पैसा आया द ट्रांजैक्शन वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द लीगल कंसल्टेंसी फर्म। ओके, फिर आते हैं वी पे। वी स्टैंड्स फॉर व्हेन का वी स्टैंड्स फॉर वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स क्या होता है? वोटिंग राइट्स समझो, मीनिंग आई इंक्लूडिंग माई रिलेटिव्स शुड नॉट हैव मोर देन 2% वोटिंग राइट्स इन द, ध्यान से, इन द कंपनी बोला मैंने, द कंपनी, फर्स्ट टाइम द कंपनी आ रहा है, मीनिंग इन दैट कंपनी बोले तो उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट में ज्यादा या अलग होल्डिंग हुआ तो आम्हाला फरक पड़त नहीं। मीनिंग इस पर्टिकुलर कंपनी में तेरा या तेरे रिलेटिव्स का मिल करके 2% से ज्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। ओके, वी के बाद आता है ई। ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉई। एम्प्लॉय बोले तो
should not be an employee in that particular firm. You should not be an employee in that particular company. कब? लाइफ टाइम? लाइफ टाइम की बात कर रहे? नहीं रे, लाइफ टाइम नहीं, पिछले 3 साल की बात कर रहे. आज अगर तुझे उस कंपनी में आईडी बनना है, आज अगर मुझे उस कंपनी में आईडी बनना है, तो आज से पिछले 3 साल तक मैं उस कंपनी का एम्प्लॉय, डायरेक्टर या केएमपी नहीं होना चाहिए. अगर मैं हूं तो आई एम डिस्क्वालिफाइड. ओके, वी हो गया, ई हो गया. एन पे आते हैं. एन, एन स्टैंड्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. बोले तो एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं. समझो, इस पर्टिकुलर एनपीओ को जो पैसा आता है ना, एनपीओ को इनकम कहां से आता है? इनकम ग्रांट्स होता है, डोनेशंस होता है, सब्सक्रिप्शंस होता है, यही होता है एनपीओ का इनकम. इस पर्टिकुलर एनपीओ को जो ग्रांट्स आया, को जो डोनेशंस आया, को जो सब्सक्रिप्शंस आया, अब ये जो तीनों इनकम आ रहा है ना, अगर more than 25% ऑफ द टोटल ग्रांट्स, सब्सक्रिप्शंस, डोनेशंस अगर उस कंपनी से आ रहा है, उस कंपनी से मोर देन 25% अगर आ रहा है, तो इस एनपीओ का कोई बंदा, कोई डायरेक्टर, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव उस कंपनी में आईडी नहीं बन सकता. समझा? आई एम रुस्तम ऑफ वैन, आई एम रुस्तम ऑफ वैन. बोले तो आई फॉर इंटीग्रिटी, एम फॉर मॉनिटरी, मेरा, मेरे रिलेटिव का. रुस्तम रिलेटेड नहीं होना चाहिए आज या पिछला कभी भी. ऑफ का ओ बोले तो रामबाण, हर स्टूडेंट का फेवरेट. अदर्स एज मे बी स्पेसिफाइड. एफ बोले तो फर्म, लीगल कंसल्टेंसी फर्म, ऑडिट फर्म, बराबर. एंड व्हेन, वोटिंग राइट्स. ई फॉर एम्प्लॉय, एन फॉर एनपीओ. एकदम क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हुए लेट्स टॉक अबाउट द रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन बोले तो पगार. रेम्यूनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पगार क्या क्या मिलना चाहिए? समझो, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या पगार मिलना चाहिए? उसको प्रॉफिट बेस्ड कमीशन. प्रॉफिट बेस्ड कमीशन क्या होता है? मैंने तुमको एक आइडिया दिया, बट यही आइडिया मैं तुम्हारे कॉम्पिटिटर को भी दे सकता था, समझ रहे हैं, बट मैंने ये आइडिया तुमको दिया तो मेरे को कुछ मिलना चाहिए. तो तुम जितना प्रॉफिट कमाओगे उसका एक हिस्सा, एक टुकड़ा मैंने मिलना चाहिए. दैट इज प्रॉफिट बेस्ड कमीशन. मिल सकता है? यस, मिल सकता है. दूसरा, एक्सपेंस रीइंबर्समेंट. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंस रीइंबर्समेंट? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तेरा कंपनी अगर मुंबई में, बोरिवली में सपोज तेरा कंपनी है, तो जरूरी है कि वो डायरेक्टर भी बोरिवली में ही रहता हो. वो डायरेक्टर बोरिवली क्या, मुंबई के बाहर भी कहीं भी रह सकता है. वो डायरेक्टर इंडिया के बाहर भी तो हो सकता है. समझ रहे? मीनिंग दिस पर्टिकुलर इंसान कैन बी एनीवेयर ऑन धरती. समझ रहे? मीनिंग अब जहां पर भी धरती पर ये है, वहां से उसको हम इंडिया में बुला रहे, अपनी कंपनी में बुला रहे, उसको वहां से अपनी कंपनी में अगर बुला रहे, अगर वो वहां से मेरी कंपनी में आ रहा है तो फुकट में थोड़ी आएगा. आने जाने का पैसा लगता है, खाने पीने का पैसा लगेगा, इतने दिन रहेगा तो रहने करने का पैसा लगेगा. पैसे के बिना कोई बात नहीं होता. तो ये पैसा जो लगेगा, वो बोलेगा अबे इतना सारा खर्चा अगर मन ने करना है तो मैं आऊँ काहे? समझा? वाई शुड आई कम इफ आई हैव टू स्पेंड? दैट इज वाई इस पर्टिकुलर आईडी को एक्सपेंस रीइंबर्समेंट मिलेगा, इस पर्टिकुलर आईडी को प्रॉफिट बेस्ड रेम्यूनरेशन मिलेगा. क्या इस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ईसॉप मिलेगा? लॉजिक, दिमाग खोलो, सोचो, क्या इसको ईसॉप मिलेगा? एब्सोल्युटली नॉट. इसको ईसॉप मिलने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता. काहे? वाई? समझो, ईसॉप का फुल फॉर्म पता है क्या? ईसॉप का फुल फॉर्म एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान्स. इंडिपेंडेंट है, तेरा एम्प्लॉय थोड़ी है. यू आर टॉकिंग अबाउट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब एम्प्लॉय ही नहीं, तो उसको ईसॉप पे चोकड़ी, ईसॉप नहीं मिलेगा. समझ में आया? ओके. वन मोर थिंग, दिस पर्टिकुलर डायरेक्टर, कौन सा डायरेक्टर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन. क्लियर एकदम? ठीक है. अगले कंसेप्ट पे जाते हैं, विच टॉक्स अबाउट द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? यह बंदा तुम्हारी कंपनी में कितने साल तक रहेगा? समझा? सबसे पहले लेट्स फॉलो अतिथि देवो भव. मीनिंग अगर ये आता है तो इसको रखना पड़ेगा, इसको संभालना पड़ेगा, पालना पोसना पड़ेगा. कितने वक्त तक? मैक्सिमम एक टर्म इक्वल टू 5 ईयर्स. एक टर्म इक्वल टू 5 ईयर्स. ध्यान से, एक टर्म बोल रहा हूँ, एक टर्म
which is equal to maximum 5 years. He can be reappointed. अतिथि बीच में से चला जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी चला जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसको रीअपॉइंट भी कर सकते हैं, हम इसको रीअपॉइंट कर सकते हैं. वी विल रीअपॉइंट हिम, वी मे रीअपॉइंट हिम फॉर अनदर वन टर्म, दैट इज द सेकेंड टर्म, अनदर वन टर्म ऑफ मैक्सिमम 5 years. आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम सैचुरेशन लेवल आ गया. अब अतिथि तुम कब जाओगे, समझ में आ रहा है. मीनिंग 2 टर्म तक रखा, पाला पोसा, मजा करवाया, बस अतिथि आता तुम्ही निघा. मीनिंग अ कूलिंग पीरियड ऑफ 3 years, मीनिंग अगले 3 साल तक तुम मेरी कंपनी के साथ किसी भी प्रकार के ताल्लुकात नहीं रखोगे. समझ रहे. 1 term of 5 years, reappointment for second term of 5 years, then a cooling period of 3 years. एकदम क्लियर. ओके, लास्ट कंसेप्ट बताता हूं इस सेक्शन का फॉर द टाइम बीइंग, व्हिच सेज अपन ने रिलेटिव बहुत बार पढ़ा. व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव. रिलेटिव का मतलब ध्यान से सुनना, एक ही बार बताऊंगा. रिलेटिव का मतलब ऊपर के दो, नीचे के दो, ऊपर के दो, नीचे के दो, दाएं बाएं. माय स्पाउस इज ऑल्सो कोइंसिडेंटली माय रिलेटिव. ऊपर के दो मदर आणि फादर, नीचे के दो म्हणजे ब्रदर सन आणि डॉटर, दाएं आणि बाएं मीन्स ब्रदर आणि सिस्टर. एंड माय स्पाउस इज ऑल्सो कोइंसिडेंटली माय रिलेटिव. अब यहाँ पर याद इतना ही रखना है, नीचे के दो मीन्स माय सन एंड माय डॉटर, माय सन एंड माय डॉटर के साथ their spouse are also included in relative. Okay, okay. Now this particular section has a certain amendments. This particular section has a certain amendments which are notified for May 2017. We will be conducting the last final lecture for amendments. All the amendments with respect to all the sections in your corporate as well as allied laws will be covered in that particular lecture. Stay rest assured, nothing will be missed. Thank you.